हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कि है रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट जो हमारी ये वाली वीडियो है और दूसरी वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हम जल्दी ही उस वीडियो को लेकर आएंगे जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस होगा। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में बहुत सारे डिटेल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे आपको प्रॉपरली ये चैप्टर समझ में आएगा। एंड अगर समझ में आता है, जो कि मैं श्योर हूँ कि आ जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो माई सेल्फ दीक्षा फ्रॉम न्यूक्लियन अकेडमी। चलते हैं अपने क्लासरूम की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की पॉपुलेशन को बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो एक स्टेटस है कि ये एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एज लाइफ प्रोसेस। इस स्टेटमेंट में काफ़ी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसके ना होने पर हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये थ्रेट पोज करते हैं अगर इस तरीके की प्रोसेसेस बॉडी में ठीक से काम ना करें। जैसे आपने लाइफ प्रोसेसेस कौन सी पढ़ी हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये सारी की सारी प्रोसेसेस हैं जिनको कि हम लाइफ प्रोसेस का दर्जा देते हैं। पर साथ ही साथ रिप्रोडक्शन को अगर हम लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं तो क्या ऐसा कहना सही है? तो दो चीज़ें अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस एट द इंडिविजुअल लेवल। क्यों? सिंपल सी बात है, लाइफ प्रोसेस का मतलब है जो कि लाइफ के लिए क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो उस केस में हम उस ऑर्गेनिज्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखते हैं कि उसके लिए लाइफ को सस्टेन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो जैसे न्यूट्रिशन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, वैसे रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ऑलमोस्ट हर पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते या नहीं करते। तो उन कंडीशंस में हम उनको ये नहीं कहते कि उनके अंदर लिविंग नेचर नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं है। लिविंग तो वो होते हैं। तो वाई रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस? इट इज़ बिकॉज एट पॉपुलेशन लेवल, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें भी क्या था कि एक सेम स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर, यानी कि पॉपुलेशन चलती रहेगी। इंडिविजुअल्स मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, पर जो पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो आप नोटिस करके देखिए ये पॉपुलेशन कांस्टेंट क्यों रह पाती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कभी भी अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट कोट करनी हो तो आप क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस एट पॉपुलेशन लेवल, नॉट एट एन इंडिविजुअल लेवल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की। सिंपल फ्रेज है जो आपको याद रखना है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टिन्यूएशन, या फिर एक अनदर वर्ड हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। ओके, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी की वजह से अर्थ पर आज जितने भी पॉपुलेशंस हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अगर कोई पॉपुलेशन अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल खो दे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके सारे के सारे इंडिविजुअल्स अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, डेड होते चले जाएंगे और कोई नया इंडिविजुअल ऐड ना होने की वजह से पॉपुलेशन का साइज ड्रॉप होते होते ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ।
चलिए तो अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि रिप्रोडक्शन के 2 फॉर्म्स में से एक है। मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में कि हम इस वीडियो के अंदर अपना फोकस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट फीचर, it involves only one parent, that is it is a uniparental method of reproduction. uni यानी one, parental यानी कि सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम यूनिपेरेंटल मेथड बोलते हैं। सेकेंड फीचर, नो गैमीट्स फॉर्म्ड, एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल को डिफरेंशिएट करता है। थर्ड फीचर, द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दे आर सेड टू बी क्लोन्स ऑफ ईच अदर। तो एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर सभी के सभी इंडिविजुअल्स एक जैसे होंगे, पेरेंट हो चाहे ऑफस्प्रिंग्स हो, और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक ही जनरेशन के अंदर भी जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होने वाले हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, द सेल डिविजन इन्वॉल्व इज माइटोसिस। तो आपको 9th क्लास से याद होगा कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिविजन प्रोसेस होती है जिसमें आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखते हैं कि यही फीचर्स हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी फीचर्स के साथ मैच करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, इट इज अ फास्टर मेथड, इट टेक्स लेस टाइम। सिक्स्थ फीचर, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। तो इंडिविजुअल को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरिएशंस के बारे में। अब इस पॉइंट से रिलेटेड भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है क्योंकि हम एक फीचर में ये लिख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वेरिएशंस का मतलब तो हो गया कि वो आइडेंटिकल नहीं होते। तो एसेक्सुअल में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, वेरिएशंस अराइज तो होते हैं पर वो स्लोली अराइज होते हैं। इसका रीज़न हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो आप तब तक रुकिएगा ये जानने के लिए कि वेरिएशंस कैसे अराइज होते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी बात को यहीं पर कंक्लूड करेंगे कि वेरिएशंस होते हैं पर कम होते हैं और बहुत लंबे टाइम में कभी कभार आते हैं, रेयर होते हैं, और इसीलिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस इवॉल्व बहुत स्लोली करती हैं, अडैप्ट बहुत स्लोली करते हैं। तो अब जब हम सभी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम मूव ऑन करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजन। फिजन का लिटरल मीनिंग होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रोसेस में कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसके लिए हम फिजन टर्म यूज करते हैं। Now, on the basis of whether this fission process results into 2 daughter cells or more than 2, हम फिजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है बाइनरी फिजन, जिसमें कि पेरेंट सेल डिवाइड्स into 2 डॉटर सेल्स। सो ये यहाँ पर आपको हाईलाइट करने वाली चीज़ है, 2 डॉटर सेल्स हैं, इसीलिए बाइनरी फिजन हम इसको कह रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सो द एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया। ये सभी के सभी साइंटिफिक नेम्स हैं, तो हम इनको इस तरह से अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में भी क्या कोई डिफरेंस है कि इनके अंदर बाइनरी फिजन कुछ अलग तरीके से होता हो? तो देखिए आंसर है यस। द सिंपल डिफरेंस इज द प्लेन ऑफ डिविजन। ओके, एक चीज़ तो क्लियर है कि बाइनरी फिजन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स करते हैं, पर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की जो शेप होती है वो डिटरमाइन करती है कि बाइनरी फिजन का प्लेन क्या रहेगा। प्लेन से मेरा मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल होगा या वो वर्टिकल होगा या वो डायगनली होगा या फिर वो कोई भी प्लेन हो सकता है। तो ऑन दैट नोट, आप अमीबा के बारे में तो जानते ही हैं, अमीबा इर्रेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है ना। तो इर्रेगुलर शेप होने की वजह से अमीबा को ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती है।
एक इरेगुलर शेप्ड अमीबा हम यहाँ पर बनाते हैं, बाइनरी फिजन अमीबा का डायग्राम। तो आप देखिए इसमें जनरल लेबलिंग्स आप ज़रूर करेंगे। दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये है साइटोप्लाज्म एंड यहाँ सेंटर में दिस इज न्यूक्लियस। सो दिस इज अ जनरल डायग्राम ऑफ एन अमीबा। हम फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम इसकी ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम इसका साइज इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे। इस तरह से न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज दिखाया और सेल साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा दिखाया। नाउ स्टार्ट्स व्हेन द ग्रोथ हैज़ अकर्ड, तो अब शुरू होगी न्यूक्लियर डिवीजन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं दे अपीयर टू बी ऑफ दिस शेप, और इस शेप को हम बोलते हैं डम्बल शेप। डम्बल आपने सुना होगा, डम्बल्स किन्हें कहते हैं, ये वैसी ही शेप है, इसीलिए हम इसको डम्बल शेप कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे डम्बल शेप एंड उसके अराउंड यही साइटोप्लाज्म आप किसी भी इरेगुलर शेप का बना सकते हैं। Now in next process what you will show is cytoplasmic division। दो न्यूक्लियाई अलग अलग बनाएंगे और अब आप साइटोप्लाज्म को इस तरीके से जस्ट एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड दिखाइए। दिस इज टू शो दैट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अंडर प्रोसेस। तो जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट होती है व्हाट एंड्स अप इज द टू स्मॉलर डॉटर सेल्स। ठीक है, दीज आर टू स्मॉल डॉटर सेल्स। So this is about how you can draw the diagram of binary fission in amoeba। आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक स्टेज पर उस स्टेज में क्या मेजर इवेंट हो रहा है वो मेंशन किया है। अगर आप अपना डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, आपको इसके साथ में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर द डेफिनेशन। ओके, अब बात करते हैं पैरामीशियम और लेशमेनिया में। तो देखिए पैरामीशियम के अंदर डिफरेंस क्या होता है बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम में। अब वही हम सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। पैरामीशियम इज अ फ्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म, इस तरह से, और इसके ऊपर आपको मालूम ही होगा देयर आर दीज हेयर लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जिनको कि हम सीलिया कहते हैं, और अंदर ये एक न्यूक्लियस हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हेन इट डिवाइड्स, बाइनरी फिजन करने के लिए इसके अंदर भी जो सीक्वेंस होगा वो सेम होने वाला है। पहले हम करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन शो, तो वही इस तरीके से हम एक न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए दिखाएंगे। नाउ व्हेन द न्यूक्लियर डिवीजन इज ओवर तो हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शो करेंगे। इस तरह दो नए फ्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गए। ठीक है, दे वर प्रोड्यूस्ड बाय, यू कैन सी, longitudinal division। They have divided by transverse division। तो plane of division इसका क्या है, transverse या horizontal है। जबकि अमीबा के केस में जो प्लेन ऑफ डिवीजन है एक्चुअली वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, और इसमें एक प्लेन ऑफ डिवीजन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, डायगनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर विल बी टू इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड। नेक्स्ट बात करते हैं लेशमेनिया के बारे में। ओके, सो लेशमेनिया के केस में हम क्या देखते हैं, लेशमेनिया इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोन जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन ऑफ डिवीजन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लेशमेनिया। दिस इज अ न्यूक्लियस एंड ये इसके अंदर एक लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। सो व्हेन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम सीक्वेंस चलेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवीजन हम कैसे शो करेंगे, सेम वही मेथड, वी विल शो अ डम्बल शेप्ड इलोंगेटेड शेप ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट होती है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को आपने शो करना है इस तरह से। तो अभी न्यूक्लियाई दो हो गए हैं और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और आगे कंटिन्यू होगी नियर कंप्लीशन। ये न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और कंप्लीटली टू डॉटर सेल्स बनाने के लिए द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी completed. This is how we see that Leishmania undergoes longitudinal division. Okay, so these were all the different kinds of binary fission on the basis of
प्लेन ऑफ डिविजन। और कोई डिफरेंस नहीं है, सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और सभी बाइनरी फिजन कर रहे हैं, यानी कि सभी 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, इट इज द प्लेन ऑफ डिविजन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ फिजन प्रोसेस की, दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एग्जाम्पल हमारे होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ ओनली। एंड प्लाज्मोडियम कहाँ पर मल्टीपल फिजन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम आपको ये तो पता है ये मलेरिया कॉज कर रहा है, और मलेरिया में हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो होता है लिवर, और उसी के साथ में आरबीसीज को भी अफेक्ट करता है। बट ये जो लिवर है, यहाँ जब हमारी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम एंटर करता है तो इधर ये मल्टीपल फिजन कैरी आउट करता है। सो हाउ इट कैरीज आउट मल्टीपल फिजन? इट इज दैट वन सेल इज देयर, ये सिंगल सेल अपने अराउंड एक सिस्ट वॉल प्रिपेयर करता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये इस सिस्ट वॉल के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेनी न्यू सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, so each of these cells are released out by breakage of cyst wall. So cyst wall breaks and all these cells are released out into the surrounding. तो अगर लिवर सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रही थी तो लिवर सेल का सेल जब बर्स्ट होएगा और उसी के साथ में सिस्ट वॉल इनकी ब्रेक होगी तो उसके बाद में ये और लिवर सेल्स को जाकर अटैक करते हैं। सो दिस इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि कम टाइम में बहुत मेजर आर्मी क्रिएट की जा सकती है बाय दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बडिंग। बडिंग के केस में हम देखेंगे हमने 2 ऑर्गेनिजम्स को एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी करना है, एक है यीस्ट और एक है हाइड्रा। तो चलिए पहले हम यीस्ट की बात करते हैं। यीस्ट के केस में हम पहले जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो जनरल लेबलिंग हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो इसके बाद में फर्स्ट स्टेज हम लिखेंगे आउटग्रोथ, या फिर हम इसके लिए प्रोट्रूजन वर्ड भी यूज करते हैं। तो एक ये सेल है, इसके अंदर इस तरह एक आउटग्रोथ शो हो, और इस आउटग्रोथ के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ हम एरो के ऊपर न्यूक्लियर डिवीजन भी ले। Okay, so outgrowth as well as along with nuclear division is occurring. तो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब आती है बारी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की, जो कि स्पेशल है, डिफरेंट है फ्रॉम द बाइनरी फिजन इन अ मैनर दैट इट इज अनइक्वल इन नेचर। Unequal cytoplasmic division occurs. Now, which results into a larger parent cell and a smaller bud cell. तो bud के और पेरेंट के पास आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का साइज कंपेरेबल है, सेम ही है ऑलमोस्ट, बट जो साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अनइक्वल रहा, जिसकी वजह से एक छोटा बड है और एक लार्जर पेरेंट सेल। नाउ वंस दिस स्टेज इज अचीव्ड, तो एक्चुअली 2 आउटकम्स हो सकते हैं। या तो ये जो पेरेंट और बड सेल है ये डिटैच हो सकते हैं, वी कैन से दैट द बड डिटैचेस। तो उस केस में क्या होगा, अ लार्जर पेरेंट सेल and a small bud cell will be produced. But if there is no detachment, then what happens is कि उसी लोकेशन पे और उसी के साथ साथ अलग और लोकेशंस पर buds can keep forming. तो उसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके से एक चेन ऑफ buds क्रिएट हो सकता है। तो ये कितने भी नंबर तक ग्रो कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो ब्रेक ऑफ होंगे, तो बड्स ब्रेक ऑफ हो ही जाते हैं। Okay, so these are the 2 end results of budding in yeast. Now next we will talk about the budding in hydra. देखिए पॉइंटर्स कहीं ना कहीं वही सेम रहेंगे। अब हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं। वन, दिस इज अ स्टॉक थ्रू विच इट होल्ड्स इट्स ग्राउंड। इट्स अ सेसाइल ऑर्गेनिज्म, मूव नहीं करता है, एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, और ये होते हैं इसके टेंटेकल्स। ओके, सो दिस इज अ हाइड्रा। ये 2 जनरल मेजर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्टॉक और टेंटेकल्स में से जो बड फॉर्म होनी है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, ऑन द स्टॉक। सो सेम बड आउटग्रोथ, हाउ वी विल ड्रॉ इट। आप देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। टेंटेकल्स आप जरूरी नहीं है 3 ही बनाएं, 3 से ज्यादा भी बना सकते। देन
बड फॉर्मेशन, तो एक छोटा सा हाइड्रा फॉर्म ही प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ अ बड, एंड देन बड डिटैचेस। ओके, सो बड जब डिटैच होती है तो एक स्कार पॉइंट कुछ टाइम के लिए हाइड्रा की बॉडी के ऊपर रह जाता है, और जो एक छोटा हाइड्रा अभी प्रोड्यूस हुआ है, इट विल फाइंड अ सुटेबल प्लेस वेयर इट विल गेट अटैच्ड टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। सो ये अब धीरे धीरे ग्रोथ करते करते पेरेंट के ही जितनी लेवल पर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव वे ऑफ ग्रोइंग। एक और चीज, हाइड्रा इज नॉट अ प्लांट। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन मैंने देखी है कि वो हाइड्रा को प्लांट समझते हैं। हाइड्रा प्लांट नहीं होता है। हाइड्रा एक सीलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है। तो बुक्स के अंदर वो ग्रीन दिखाया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ प्लांट। बी केयरफुल while making such kind of assumptions. Okay? तो नेक्स्ट मेथड पर जाने से पहले ज़रा ये भी क्लियर कर लेते हैं कि बडिंग में और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है। मेजरली हम डिफरेंस एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन यीस्ट के बारे में। वाई दीज टू ऑर्गेनिजम्स, हम बडिंग इन हाइड्रा को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट और अमीबा ये दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये बडिंग और बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या था। आप देखिए, यीस्ट की बडिंग जब हो रही थी तो जो पेरेंटल आइडेंटिटी थी वो मेंटेन्ड थी। सो वी से दैट द पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट। बट इन केस ऑफ बाइनरी फिजन इसका उल्टा हुआ, पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस, क्योंकि एट द एंड ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा देयर वर 2 डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल तो कहीं पर था ही नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है बडिंग इन यीस्ट के अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का। बट इन केस ऑफ बाइनरी फिजन वी सॉ दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स, एंड इसीलिए जो डॉटर सेल्स होती हैं वो रफली सेम साइज की होती हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं बडिंग इन यीस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो आइए नेक्स्ट मेथड पर मूव ऑन करते हैं, फ्रैगमेंटेशन। अभी तक के जो हम मेथड्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। मेनली हाइड्रा को अगर हम एक्सेप्शन के तौर पर रखें तो जितने भी बाकी के ऑर्गेनिजम्स के हमने डायग्राम डिस्कस किए दे ऑल वर यूनिसेलुलर। फ्रैगमेंटेशन में अब थोड़ा सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन मल्टी सेल्युलर सिंपल बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। सिंपल बॉडीड यानी कि मैं कह सकती हूँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडीड मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे स्पाइरोगायरा ऑर्गेनिज्म। स्पाइरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी। ठीक है, इट इज यूजुअली फाउंड ग्रोइंग इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी, जैसे कि जो मिलता है पॉन्ड्स में, लेक्स में। ठीक है, रिवर्स में नहीं मिलेगा क्योंकि रिवर में पानी फ्लो करता है। तो कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर होगा वहां पर हमें ये ग्रीन एल्गीज मिलते हैं। सो स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिंस इट इज अ काइंड ऑफ एल्गी और ये एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, 2 लेयर्स प्रेजेंट देखेंगे, और इसके बीच में हमारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरह। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट इन सेल्स के अंदर ऐसे रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इसको हम स्पाइरोगायरा बुलाते हैं। स्पाइरो वर्ड हैज कम फ्रॉम स्पाइरल। सो दिस इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, एंड उसके बाहर की तरफ यहाँ पर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। सो दीज आर द जनरल लेबलिंग्स। अब फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए डेफिनेशन को अगर हम देखें तो फ्रैगमेंटेशन रिफर्स टू व्हेन द ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटाइजेस और गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस एंड दीज पीसेस कैन स्टार्ट देयर फ्रेश ग्रोथ टू बिकम अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर क्या है, स्पाइरोगायरा आप देख रहे हैं, इट इज अ फिलामेंटस एल्गी, है ना। फिलामेंटस एल्गी क्यों, क्योंकि ये एक फिलामेंटस फॉर्म में ग्रो कर रहा है।
तो जब बहुत लंबा हो जाएगा यानी कि बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साइड बाय साइड अलाइन हो चुके होंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरी ग्रेट लेंथ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फ्रैगमेंटेशन होगा ही होगा। तो फ्रैगमेंट्स जो प्रोड्यूस होंगे they will start their own growth and will again grow to the same size जितने पर वो fragmentize हुए थे। तो हम diagrammatically इसको कैसे शो कर सकते हैं? For example इसके दो pieces हो गए जिसमें कि जो बीच वाला सेल था एक्चुअली हम कह सकते हैं कि वो हाफ हाफ हो गया, ठीक है, और जो टर्मिनल सेल्स थे they are completely fine here. So these are the two fragments that are produced as a result of fragmentation, ठीक है, break off हो गया। Now what is going to happen is that these two fragments are going to continue their growth और उसमें से भी कौन से वाले cells? These cells, here this one and here this one, क्योंकि ये complete cells आए हैं इन fragments के अंदर, so these complete cells can continue the sideways filamentous growth in this spirogyra. So new cells will be added like this. Okay, so I can show any length of it actually. मैं कितना भी लंबा बना सकती हूँ इसको। मैंने यहाँ पर 3 सेल्स शो कर दिए। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे ही फॉर्म होने वाला है। Now the two segments जो एक पेरेंट से प्रोड्यूस हुए थे वो सेगमेंट्स रीग्रो कर रहे हैं। So now I hope the fragmentation must be clear. तो अब जब हम फ्रैगमेंटेशन डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स कंपेयर फिजन विद फ्रैगमेंटेशन। फिजन में भी एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो रहा था अपने बॉडी साइज में, और फ्रैगमेंटेशन में भी यही सेम चीज़ हो रही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजन के केस में इट वॉज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा था, जो कि ब्रेक होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था। फ्रैगमेंटेशन के केस में क्योंकि हम देखते हैं इट इज़ बीन shown by multicellular organisms, तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट एक सिंगल सेल प्रोड्यूस नहीं होता है, रादर 2 pieces ऑफ बॉडी प्रोड्यूस होते हैं जो कि अपनी फाइनल ग्रोथ करते हैं। तो आप डिफरेंस में यही लिख सकते हैं दैट द फिजन प्रोसेस अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल द फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन मल्टीसेलुलर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सिंपल बॉडीड ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ रीजनरेशन। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी जाती है बच्चों के अमंग कि वो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन को सेम मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन का तो मीनिंग एक ही निकलता है। तो देखिए मेन डिफरेंस क्या है? फ्रैगमेंटेशन अभी हमने बात की किनके अंदर हो रहा था? सिंपल बॉडीड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। रीजनरेशन जो प्रोसेस है ये हम होते हुए देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो ये आपका मेजर डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स बॉडीड ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट रीजनरेशन while the simple bodied organisms show fragmentation. Another difference क्या है कि fragmentation is an inevitable process. The reason being क्योंकि स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी था और मैंने क्या बोला कि जब वो बहुत ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर उसकी बॉडी ब्रेक ऑफ होनी ही है। रीजनरेशन के केस में हम ये इनएविटेबिलिटी नहीं देखते। देयर इज नो 100% श्योरिटी कि रीजनरेशन पर डिपेंड करके एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही जाएगा अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि रीजनरेशन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर्स पर नहीं। जबकि रिप्रोडक्शन किस पर डिपेंड करना चाहिए? इंटरनल फैक्टर्स पर। व्हेनेवर द ऑर्गेनिज्म इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन इट शुड बी एबल टू डू दैट। रीजनरेशन में एक मैटर ऑफ चांस का फैक्टर हमेशा रहता है। डेफिनेशन क्या होती है? When a cut piece of an organism's body develops into full new individual. Fragmentation में क्या था? That the parent organism splits or gets fragmentized and each fragment can generate a new growth. But in case of regeneration, it is a cut piece. So definitely organism will never depend upon being cut in order to reproduce. So this is what I was saying कि इस वाले मेथड में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल भी होता है, तो इसीलिए ये एक शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इट इज मोर लाइक अ प्रॉपर्टी। हमारी बॉडी की अगर सपोज एक उंगली कट जाती है तो हमारी बॉडी की वो उंगली पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती। ये हमारी बॉडी की लिमिटेशन है कि हमारी बॉडी में रीजनरेशन 100% लेवल तक नहीं है।
तो जो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिजम्स 100% रीजनरेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि हो गए हाइड्रा, प्लानेरिया, ठीक है। तो ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर कट बॉडी पार्ट्स। तो हाइड्रा हालांकि हमने बडिंग में पढ़ा ही है, बट हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं या एक स्टॉक रीजन है, अगर ये कट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं बॉडी से, तो ये फ्रेश ग्रोथ कर सकते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट वही बात हो गई कि दे विल नॉट डिपेंड अपॉन बीइंग कट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हाइड्रा के अंदर बडिंग की प्रोसेस जो एक रेगुलेटेड मैनर में रिप्रोडक्शन करती है वो भी पाई जाती है। प्लानेरिया ऑन द अनदर हैंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैट वर्म। सो फ्लैट वर्म्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन गेमीट्स, दे कैन कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी कि इनके पास में भी आप देखिए एक बैकअप प्लान है, एक प्रॉपर मेथड है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन पर डिपेंड नहीं करते। Okay, so we call this as a method of asexual reproduction because identical organisms produce होते हैं। जो नए organisms बन रहे हैं वो माइटोसिस की प्रोसेस से बन रहे हैं, so they are called as a type of method of reproduction। but हम ये ज़रूर क्लियर रखें अपने माइंड में कि जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं they are not completely relying on this regeneration method, they are having their own ways of reproducing too। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर सिंगल सेल्स एक्चुअली। और रिप्रोडक्टिव सेल्स इसलिए क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। स्पोर्स का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू पास अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन से हमारा मीनिंग क्या है? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक सूटेबल टाइम, सीजन, टेम्परेचर और मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर वो फेवरेबल सिचुएशंस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस विल बी इन वेन, वो वेस्ट चला जाएगा अटेम्प्ट। तो स्पोर फॉर्मेशंस की जाती हैं ताकि अगर सीजन चेंज होने वाला है तो उस चेंज सीजन में, उस अनफेवरेबल सीजन में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्पोर के फॉर्म में सरवाइव कर सकेगा। सो स्पोर्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक हार्ड कवरिंग होती है इनके अराउंड और अंदर एक लाइव सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं स्पोर वॉल एंड अंदर दिस इज अ काइंड ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, जिसका कि ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल अच्छे से एनक्लोज्ड है इनसाइड द स्पोर वॉल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में, तो एग्जाम्पल्स में आते हैं all the kinds of fungi they produce spores, along with that lower plants में अब आप लोगों ने फाइला पढ़े होंगे, एल्गीज होते हैं, ब्रायोफाइट्स एक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स फॉर्म नहीं करते, वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो लोअर प्लांट्स एंड फंजाई दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है वो है हमारे एक स्पेशल फंगस का जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है और इसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस, याद रखिएगा, ठीक है। सो कोई भी ब्रेड आपने अगर देखी हो कभी भी, अगर वो आपने बहुत लंबे टाइम से बाहर छोड़ी हुई है तो उस पर ग्रीन कलर के पैचेस ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज दैट ग्रीन मोल्ड जो कि उस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है। वो ब्रेड यानी कि सड़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि फंगस आपको याद होंगे दैट दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ब्रेड मोल्ड का अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं, राइजोपस का डायग्राम बनाएं, तो हमें कैसे बनाना है वो देखिए। जो फंगस ग्रो करते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म्स में ग्रो करते हैं, यानी कि इनके अंदर भी ना हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस। यहाँ पर अब लेबलिंग करेंगे, इनको हम बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर नेम इज राइजोइड्स। इनको हम बोलते हैं हाइफा। ये है स्पोरेंजियम जहाँ पर की स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड जो ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट हैं दे आर व्हाट आर स्पोर्स। तो यानी कि एक ब्रेड मोल्ड जिसके लिए सूटेबल सिचुएशंस क्या होती हैं ग्रो करने के लिए, ये तो फ्रेज आपको याद ही होगा, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि मॉनसून सीजन। तो आप देखिए, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर जिस टाइम में मॉनसून सीजन होगा यानी कि टेम्परेचर भी 35 to 40 के बीच में रहता है
और ह्यूमिडिटी भी अच्छी रहती है, एटलीस्ट अबव 75% रहती है. सो दैट इज अ वेरी सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द फंजाई टू ग्रो. तो उस टाइम में ही आप देखते हैं हमारा खाना बहुत ही इजीली स्पॉइल भी हो जाता है. हम बिल्कुल भी खाना बाहर नहीं छोड़ सकते. थोड़े भी अगर हमने लापरवाही करते हैं हम लोग, तो हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, वो डिके होना शुरू हो जाता है. आफ्टर द मॉनसून सीजन कम्स ऑटम एंड विंटर सीजन. उसके बाद में ड्राई समर्स आती हैं, स्प्रिंग आता है. तो आप देखिए इन सभी तरीके के सीजन्स में जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है वो नहीं मिल पाता. Okay, and that is why just when the monsoon periods are about to get over, तो जितने भी फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, आगे आने वाले अनफेवरेबल कंडीशंस को सरपास करने के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. और इन स्पोर्स की फॉर्म में वो हमारे आसपास पड़े रहते हैं. अब जैसे अगर आपके अराउंड अभी विंटर्स चल रही हैं, तो विंटर्स के टाइम में स्पोर्स प्रेजेंट हैं, फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है. इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू शो देमसेल्व्स, क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं है. तो अगर आप ट्राई करें आर्टिफिशियली विंटर सीजन में कोई भी ऐसी जगह आप चूज करें जहां पर कि आप वार्मथ एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि खाना जो भी आप फूड मटेरियल रखोगे, आप ब्रेड भी रख सकते हो, वो वैसे ही जल्दी स्पॉइल होगा जैसे मॉनसून सीजन में होता. तो यानी कि ये शो कर रहा है कि स्पोर्स हमेशा से वहां पर थे. इट इज जस्ट दैट दे वर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ सिचुएशंस टू स्टार्ट जर्मिनेटिंग. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? जो कि इनिशियली एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स. तो यहाँ पर जैसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, एडवांटेजेस हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी वही होंगी. अगर हमें प्लांट्स को जल्दी प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि ये फास्टर मेथड रहेगा. सेकेंडली, अगर हम अपने पेरेंट प्लांट में कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाएंगे. यानी कि मैं किसी भी तरीके की फार्मिंग कर रही हूँ, या फिर फ्लावर की प्रोडक्शन करवा रही हूँ, या वेजिटेबल्स ग्रो करवाती हूँ, या फिर मैं एक ग्रेन वाली क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, किसी भी तरीके की फॉर्म में अगर मेरे पास में एक बेस्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप है, एक प्लांट है, तो मैं चाहूंगी कि उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आए. तो अगर वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करेगा, तो उस केस में उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या चाहेंगे, क्योंकि उस प्लांट के आगे की जनरेशन बिल्कुल उसी के जैसी होनी चाहिए, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल. थर्ड, द सीडलेस फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. ओके, ऐसे फ्रूट्स जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम प्लांट्स विद लेस डेवलप्ड फ्लावर्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम रोज एंड जैस्मीन का नाम ले सकते हैं. और सीडलेस फ्रूट्स के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बनाना, पोटैटोज, ग्रेप्स etc. Okay, all these plants are producing fruits या whatever the edible part is, it is produced without seed. तो उस केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. तो ये हो गए एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. हम लोगों ने एडवांटेजेस के साथ में ही एग्जांपल्स भी डिस्कस किए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स. जैसे कि जब हम रोज की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, इट रिप्रोड्यूसेस बाय स्टेम कटिंग. ये एक एग्जांपल हो गया. अनदर एग्जांपल में हम जैस्मिन के फ्लावर की जब बात करते हैं, इट रिप्रोड्यूसेस बाय लेयरिंग ऑफ इट्स स्टेम. टर्म्स आपको याद रखनी है. पोटैटो को मालूम होगा, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. तो यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं, दे फॉर्म स्टेम ट्यूबर्स विद आईज ऑन देम. पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो के ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए होते हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं, उनको हम पोटैटो आई कहते हैं. और आपने अगर एक पोटैटो को लंबे टाइम तक स्टोर कर लिया हो, तो आपने देखा होगा उन्हीं आईज में से उस पोटैटो के स्प्राउट्स निकल कर सामने आते हैं. उन्हीं स्प्राउट्स को अगर सूटेबली सॉइल के अंदर सो कर दें हम, तो एक नया पोटैटो प्लांट जनरेट हो सकता है. सो दिस इज हाउ द पोटैटो कैन रिप्रोड्यूस. पोटैटो का ही एक मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म है जो स्वीट पोटैटो. एंड स्वीट पोटैटो is a kind of modified root, so that reproduces by forming root tubers. Okay,
देन कम्स द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीव्स। हमने स्टेम की बात कर ली, हमने रूट्स की भी बात कर ली। लीफ की अब अगर हम बात करें तो प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम एंड ब्रायोफाइलम इज द साइंटिफिक नेम, सो हमने ऐसे अंडरलाइन किया। ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग लीफ बड्स। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर भी प्रेजेंट है। इस तरीके की इसकी लीफ होती है और इसके ये जो लीफ मार्जिन्स हैं यहाँ पर न्यू लीफ बड्स जनरेट हो सकते हैं इस तरह से। तो जब ये लीफ बड्स ओवरग्रो करेंगे तो क्या होगा, जब इनका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, दे विल ऑटोमेटिकली गेट डिटैच्ड फ्रॉम दिस लीफ एंड विल स्टार्ट ग्रोइंग नियर दिस पेरेंट प्लांट इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ लीफ बड फॉर्मेशन इज शोन बाय ब्रायोफिलम। तो इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे वो सभी डिस्कस कर लिए। अब हमारे लास्ट के बहुत दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचते हैं, उनको भी हम फटाफट खत्म कर लेते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने तब भी कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी ही सही पर कुछ वेरिएशंस आती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। आप देखिए, जब हम अमीबा का ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक अमीबा जब आगे डिवाइड करता है तो वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, जब वो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है तो उससे जस्ट पहले वो एक प्रोसेस कैरी आउट करता है जिसको कि हम डीएनए कॉपिंग या फिर डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, हमारे जितने भी अमीबा के क्रोमोसोम्स हैं उन सब की कॉपीज बन रही है। ओके, अब यानी कि हर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी है और ये एक्स्ट्रा कॉपीज आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं इनटू द डॉटर सेल्स। मैं सीधे सीधे एंड रिजल्ट पर आती हूँ। यहाँ पर ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है। नाउ अगर डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस को हम देखें तो वैसे तो डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस क्वाइट एन एक्यूरेट प्रोसेस है, बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ एरर्स आ सकते हैं। कॉपिंग इज अ जनरल वर्ड। हम भी कभी किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं ना, ऐसे ही डीएनए कॉपिंग के अंदर भी एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए का जो भी सीक्वेंस होता है उसको जब कॉपी किया जाता है तो उसमें कुछ कुछ जगहों पर एरर होने के चांसेस होते हैं, पर क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस है, प्रूफ रीडिंग भी की जाती है इस प्रोसेस के दौरान, तो इसीलिए इस तरीके के एरर्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यानी कि मतलब क्या निकलेगा इसका, कि हो सकता है एक अमीबा बहुत लंबे टाइम तक बार बार रिप्रोड्यूस करता रहे और अपनी आइडेंटिकल कॉपीज ही बनाता रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अमीबा 2 बार जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसमें हर बार में कोई ना कोई नई एरर सामने आ रही है डीएनए कॉपिंग के केस में, और जो वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो डिफरेंट है, यानी कि उनके अंदर वो वेरिएशन आई हुई है बिकॉज ऑफ द एरर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक कॉमन एग्जांपल लेना हो, चाइनीज विस्परिंग का गेम आपने सुना होगा ना, काना फूसी भी हम जिसको बोलते हैं, कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के कान में एक सेंटेंस बोला, वो जब तक 5th स्टूडेंट के पास में पहुंचेगा तब तक उसकी फॉर्म उस सेंटेंस की कुछ हो चुकी होती है। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीएनए कॉपिंग। हम तो डीएनए कॉपिंग की ब्यूटी ही कहेंगे क्योंकि इसी की वजह से वेरिएशंस पॉसिबल है। अगर इस प्रोसेस में ये थोड़े बहुत एरर्स भी नहीं होते तो आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने वाले ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं आती। ओके, तो हम जब कोट करते हैं इस स्टेटमेंट को तो हम क्या लिखेंगे, द एरर्स ऑफ डीएनए कॉपिंग contribute to variation in asexually reproducing organisms. ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह जाता है क्रोमोसोम नंबर के बारे में। तो क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर कैसे किया जाता है? अब वही बात है, अगर एक अमीबा था, उसके पास में जितना भी न्यूक्लियस था उसने उस न्यूक्लियस के 2 टुकड़े कर दिए है ना, और डॉटर सेल्स में बांट दिया, तो उस केस में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं 8 क्रोमोसोम्स इमेजिन करूं तो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। नो, 4 क्रोमोसोम्स कभी नहीं हो सकते क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक नोन फैक्ट मैं आपके सामने बोलूंगी और आपको सडनली ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल? सबने 8th क्लास में पढ़ा होता है, एटलीस्ट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर, 23 पेयर्स भी कहते हैं हम उसको।
अगर किसी ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स से कम या ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं, दैट डज नॉट लीड टू अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सच अ बॉडी। ओके, ये एबनॉर्मेलिटीज कॉज करते हैं अगर क्रोमोसोम नंबर 46 से ऊपर या नीचे चला जाए। तो यानी कि अगर हम एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट। अगर इस पेरेंट अमीबा के पास में 8 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर डॉटर सेल्स के पास में भी 8 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। तो जैसा कि मैं अभी इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बता रही थी, क्या किया जाता है जस्ट बिफोर द अमीबा अंडर गोज द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, उससे पहले वो क्या करता है, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड डीएनए कॉपिंग करता है। क्या यानी कि ग्रोथ के बाद में क्या होगा, इस अमीबा के अंदर अगर पहले 8 क्रोमोसोम थे तो अब उन सभी 8 क्रोमोसोम्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी है जो कि आगे जाके अमीबा में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ओके, सो नाउ these daughter cells will be containing 8 chromosomes at the end. So this is how chromosome number is restored during asexual reproduction. क्योंकि asexual reproduction में डिविजन्स हो रही होती हैं, ओवरऑल पेरेंट बॉडी स्प्लिट हो रही होती है, तो चांसेस आर दैट द क्रोमोसोम नंबर में गो डाउन। बट क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है। मियोसिस में हाफ होता था, माइटोसिस में तो सेम रहता है। तो यहाँ पर सेम क्यों रह रहा है, क्योंकि माइटोसिस करने से पहले क्रोमोसोम्स की एक कॉपी बना दी गई। ठीक है, तो इसी के साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मुझे जो डिस्कस करना था मैंने वो सभी कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हैं। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपने डाउट्स को। वी विल गेट बैक टू दोज डाउट्स एंड विल ट्राई टू क्लियर देम। टिल देन just take care of yourself, and if you like the video, do hit the subscribe button and share this video so that the others can also benefit from it. Thank you.